गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम राइट्स ऑफ अनपेड सेलर पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक राइट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट ऑफ लियन। अब हमें नेक्स्ट 2 राइट्स और पढ़ने बाकी रह गए हैं। एक आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो हम आज कवर करेंगे, और उसके अलावा जो थर्ड राइट है वो राइट ऑफ रिसेल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है। बेसिकली जब राइट ऑफ अनपेड सेलर की बात हो रही थी तो उसमें ये होता है कि अगर अनपेड सेलर वो होता है जिसकी पेमेंट नहीं होती है या पेमेंट ड्यू होता है, बायर उसकी पेमेंट नहीं करता है, तो वो जो सेलर है वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसको हमारे जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें राइट्स दिए गए हैं कि उस कंडीशन में उसको क्या राइट्स होते हैं। तो फर्स्ट राइट जो लियन का होता है उसमें वो क्या है, जो उसके पास बायर के गुड्स हैं उनको अपने पास पोजीशन में रख सकता है। जो हम नेक्स्ट राइट डिस्कस करेंगे, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, वो एक्सटेंशन है आपकी राइट ऑफ लियन का। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में बेसिकली क्या होता है कि आप जो पोजीशन है वो उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पोजीशन है, अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, आपने ट्रांजिट में गुड्स दे दिए हैं, करियर को दे दिए हैं या एजेंट को दे दिए हैं, तो उस केस में आप रिज्यूम कर सकते हो, मतलब वापस ले सकते हो। और अगर आपके पास अभी भी गुड्स पोजीशन में है तो उस केस में आप रिटेन कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, इसको एक्सटेंशन लियन का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप जो पोजीशन है उसको रिगेन कर रहे हैं। जब हम लियन की बात कर रहे थे तो लियन में आपके क्या हो रहा था, आपके पास पोजीशन ऑलरेडी थी, आपके पास पोजीशन ऑलरेडी थी और आपने उसको वहीं पे सीज कर लिया गुड्स को, आप फर्दर उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं। जब राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट की बात होती है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पोजीशन नहीं है, आप ट्रांजिट में गुड्स दे चुके हो, करियर को गुड्स डिलीवर कर चुके हो, तो अगर उस कंडीशन में आपके पेमेंट का प्राइस जो है वो पे नहीं होता है तो आप उन गुड्स को अपने पास वापस मंगा सकते हो। और अगर करियर आपका ही है जिसके थ्रू आप डिलीवर कर रहे हैं तो उसको बोल सकते हो कि वो डिलीवरी को होल्ड करके रखे। तो ये आपका बेसिकली जो होता है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है। ये बेसिकली जो हम बात करते हैं तो वो करियर, जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो लियन में तो सेलर के पास ही पोजीशन है, इसमें एक पॉइंट होता है कि इसमें जो पोजीशन होती है वो करियर के पास होती है। तो करियर के पास है, वो ट्रांजिट में है गुड्स, तो आपने वापस रिगेन कर ली पोजीशन। ये हो गया आपका राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, अब बात आती है आपकी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं। राइट ऑफ लियन की जब हम बात कर रहे थे तो हमने उसमें भी कंडीशंस पढ़ी थी कि आपका प्राइस पे नहीं हो रहा है, या फिर आपका जो आपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है, या फिर डिक्री है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, पोजीशन आपके पास है, और उस कंडीशंस में, उन 4-5 कंडीशंस में आपके पास राइट ऑफ लियन आ जाता है। अब जब बात आती है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट की, जब हम इस राइट की बात करते हैं तो उसमें भी हमें 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो आप इस राइट को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी वो होती है आपका जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए। अब जो बायर इंसॉल्वेंट होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में दी गई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 आपका क्या कहता है कि बायर इंसॉल्वेंट कब होता है। बायर इंसॉल्वेंट तब होता है व्हेन ही सीज टू पे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे द अमाउंट ऑफ योर गुड्स। ठीक है, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट डिसाइड हुआ था, या तो वो उस प्राइस को पे कर ही नहीं सकता है या फिर वो बंद कर देता है उस प्राइस को पे करना। दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि उसको किसी कोर्ट ने या किसी ने डिक्लेयर कर दिया है इंसॉल्वेंट होना। ठीक है, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करना उसकी जरूरी नहीं होता है। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो जो बायर है आपका वो इंसॉल्वेंट की कैटेगरी में माना
जाएगा। सेकंड जो आपकी कंडीशन होती है वो होती है आपकी जो प्रॉपर्टी है गुड्स में वो आपकी पास्ट नहीं होनी चाहिए बायर को, ठीक है। अभी आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है। हमने लास्ट जो लियन का राइट पढ़ा था उसमें भी हमने दो चीजें पढ़ी थी कि जब प्रॉपर्टी पास नहीं होती है तो ये तीनों राइट हमने डिस्कस किए थे कि जब प्रॉपर्टी पास नहीं होती है तो राइट ऑफ लियन होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है और राइट ऑफ रीसेल होता है, ठीक है। और हमने उसमें एक और चीज पढ़ी थी, अगर प्रॉपर्टी पास हो जाती है तो उस केस में जो आपका राइट होता है वो होता है राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी, जो आपका सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है आपके इस राइट की कि आपकी जो प्रॉपर्टी है गुड्स में, जो ओनरशिप है वो अभी भी आपके पास ही होनी चाहिए, वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुई होनी चाहिए। और जो लास्ट आपकी और जो सबसे मोस्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है आपकी कि गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए। अब गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब होता है जो गुड्स की कस्टडी है वो ना तो सेलर के साथ होना चाहिए, ना बायर के पास होनी चाहिए और ना इन दोनों के किसी एजेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है। कस्टडी ना सेलर के पास होगी, ना बायर के पास होगी और ना किसी एजेंट के पास होगी। कस्टडी जो गुड्स की होगी वो एक इंडिपेंडेंट करियर के पास होगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट करियर, आप अगर एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मान लो रेलवे के पास है, आप ट्रेन से गुड्स को ट्रांजिट में देना चाहते हैं तो रेलवे कंपनी जो है वो ना तो सेलर के एजेंट की तरह काम कर रही है ना बायर के एजेंट की तरह काम कर रही है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कंडीशन होती है कि आपका करियर के पास गुड्स होने चाहिए, ठीक है। ये अगर इनमें से किसी के भी एजेंट के पास है तो उस केस में हम अलग सिचुएशंस पढ़ेंगे कि अगर मान लो सेलर के एजेंट के पास है तो क्या राइट होगा, बायर के एजेंट के पास है तो क्या होगा। ये वाला जो राइट है वो तभी आप लगा सकते हैं जब जो गुड्स है वो करियर की पोजीशन में है या उसकी कस्टडी में होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आप इस राइट को किस टाइम से और कब तक आप इस राइट को अपना अडॉप्ट कर सकते हो या फिर ले सकते हो, कब तक ये आपकी एग्जिस्टेंस में रहता है राइट। सेक्शन 51 आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है जो ड्यूरेशन है वो ट्रांजिट की वो कब से कब तक मानी जाएगी। तो ड्यूरेशन मानी जाएगी जब सेलर ने गुड्स हैं वो आपके करियर को डिलीवर कर दिए, ठीक है। गुड्स जो है वो करियर को डिलीवर हो गए हैं और तब तक मानी जाएगी तब तक बायर या उसका कोई एजेंट उनकी डिलीवरी करियर से नहीं ले लेता है। मान लो मैंने बी को कुछ गुड्स हैं वो सेल किए थे, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ कि जो पोजीशन है वो मैं रेलवे को, मैं मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने गुड्स किसी को सेल किए अहमदाबाद में, तो मैंने क्या किया, रेल मतलब ट्रेन, आपको पता है कि गुड्स वाली जो ट्रेन चलती है, मैंने उनके थ्रू उन गुड्स को भेज दिया। अब वो जो गुड्स हैं वो किसकी पोजीशन में है, रेलवे कंपनी की पोजीशन में है। तो जिस टाइम मैंने रेलवे कंपनी को वो गुड्स डिलीवर किए और जब तक वो गुड्स अहमदाबाद में जो बायर है तब तक वो डिलीवरी नहीं ले लेता है, ये जो ड्यूरेशन होता है इन दोनों के बीच का वो ड्यूरेशन आपका ट्रांजिट वाला ड्यूरेशन माना जाता है। इस ड्यूरेशन में आप अपना ये राइट है उसको ले सकते हैं, ये राइट आपके पास आ जाता है। इस केस में अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो इस ड्यूरेशन में आप गुड्स को अपने पास वापस मंगा सकते हो, ठीक है। ये वाला राइट आपको मिल जाता है। अब कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें जो गुड्स हैं, ये तो हमने जनरल सिचुएशन पढ़ ली कि ये वाली सिचुएशन है तो आपको ये राइट मिल गया, ये वाली ड्यूरेशन है इसमें आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ ड्यूरेशन ऐसी हैं जो जनरल नहीं है, थोड़ी जनरल नहीं होती हैं, बट इन केसेस में भी ये माना जाता है कि आपके गुड्स जो है वो स्टिल ट्रांजिट में है और जब गुड्स स्टिल ट्रांजिट में है तो सेलर को ये वाला राइट मिल जाता है। अब वो सिचुएशंस क्या होती है, फर्स्ट जो आपकी सिचुएशन होती है वो होती है गुड्स इन ट्रांजिट इवन इफ द बायर आस्क करियर टू टेक देम एट सम अदर प्लेस, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लो आपने रेलवे कंपनी को अहमदाबाद के लिए बोला कि अहमदाबाद पे डिलीवरी देनी है। अब बायर क्या करता है,
बायर सेलर से भी बात कर लेता है और बायर रेलवे कंपनी को भी कह देता है कि नहीं, आप अहमदाबाद में मत दीजिए, मान लो किसी और प्लेस, मतलब बीच में भी कोई स्टॉपेज आता है उसका, रेलवे कंपनी का, वहाँ पे ट्रेन रुकती है, तो आप कह देते हो कि मुझे वहाँ पे डिलीवरी दे दीजिए, ठीक है। वो जो अदर प्लेस पे डिलीवरी हो रही है, मान लो पहले हो रही है जो डेस्टिनेशन था, या बाद में हो रही है डेस्टिनेशन से, दोनों में से कोई भी सिचुएशन है, तो जब तक वो अदर डेस्टिनेशन पे गुड्स डिलीवर होते हैं तब तक वो जो गुड्स हैं वो ट्रांजिट में माने जाते हैं। मान लो अहमदाबाद से आगे आपको वो बोल देते हैं कि मुंबई में कर दो, तो यहाँ तक होनी थी, लेकिन अब मुंबई तक की बात हो गई है, बायर ने कहा है, तो जब तक मुंबई तक गुड्स नहीं पहुंचेंगे तब तक वो ट्रांजिट में माने जाएंगे और सेलर को ये राइट मिल जाता है उस ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो सिचुएशन होती है वो होती है कि जो गुड्स हैं वो बायर ने रिजेक्ट कर दिए। आपने XYZ रेलवे कंपनी को गुड्स दे दिए थे, सेलर ने दे दिए थे, बायर उन गुड्स को रिजेक्ट कर देता है। अब जो गुड्स हैं वो स्टिल करियर जो है, रेलवे कंपनी जो है उसकी पोजीशन में है, और इस केस में क्या होता है कि सेलर भी मना कर देता है कि वो गुड्स को वापस से नहीं लेगा। तो इस सिचुएशन में भी जो आपका ट्रांजिट है वो एंड नहीं माना जाता है, वो भी ट्रांजिट स्टिल इन ट्रांजिट गुड माने जाते हैं, और सेलर के पास राइट होता है, बायर रिजेक्ट कर रहा है बट स्टिल सेलर के पास राइट है कि वो उन गुड्स को अपने पास मंगा सकता है, और जो ये वाला राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है उसको यहाँ पे वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो बायर की रिजेक्शन से ट्रांजिट की ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गुड्स ट्रांजिट में ही माने जाते हैं। अब हमने बात करी थी, हम यहाँ पे करियर की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी हमने करियर की बात करी थी कि गुड्स इन ट्रांजिट कब माने जाते हैं। हमने यही पढ़ा था कि ना तो वो सेलर के पास होने चाहिए, ना बायर के पास होने चाहिए, ना उसके एजेंट के पास होने चाहिए, तो करियर के पास होने चाहिए। अब वो करियर क्या है, करियर भी एक तरीके से हम मान के चले तो एजेंट की कैपेसिटी में ही काम करते हैं, बट यहाँ पे उनको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया गया है। डिफरेंशिएट क्यों किया गया है वो रीजन आपको अभी समझ में आएगा जब हम करियर की कैपेसिटी की बात करते हैं कि वो किस किस कैपेसिटी में काम करते हैं। तो उसमें 3 चीजें आती हैं, या तो आपका जो एजेंट है वो सेलर के एजेंट की कैपेसिटी में काम करेगा करियर जो है, या फिर जो आपका करियर है वो बायर की एजेंट की कैपेसिटी में काम करेगा, या फिर वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। जब हम इस वाले राइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि वो इंडिपेंडेंट करियर की कैपेसिटी में काम करेगा, तभी ही आपको ये राइट मिलता है, ठीक है। तो क्यों हमने यहाँ पे इन तीनों को डिफरेंशिएट किया वो हम अब देखते हैं। जब हम सेलर के एजेंट की बात करते हैं कि मान लो जो आपका करियर है, मान लो जो रेलवे कंपनी है वो आपके सेलर के एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रही है, सेलर के एजेंट के पास गुड्स हैं। जब सेलर के एजेंट के पास गुड्स हैं तो हम ये कहते हैं, हम पहले भी पढ़ रहे थे, हम ये कहते हैं कि जब सेलर की बात होती है तो उसमें सेलर खुद भी होता है और सेलर का एजेंट भी होता है। तो सेलर में हम दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जब हम सेलर में दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं और सेलर के एजेंट के पास गुड्स हैं, तो वो गुड्स क्या माने जाएंगे कि वो गुड्स यही माने जाएंगे कि वो सेलर की पोजीशन में ही है, ठीक है। जब गुड्स सेलर की पोजीशन में ही है तो वो ट्रांजिट में कैसे हो सकते हैं, वो ट्रांजिट में नहीं हो सकते। उसकी खुद की पोजीशन में अगर गुड्स हैं तो वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि राइट ऑफ लियन तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो जब गुड्स आपकी खुद की पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पे अगर जो करियर है वो सेलर के एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है तो आपको राइट ऑफ लियन मिलता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट नहीं मिलता है। ये इसलिए हमने यहाँ पे इन तीनों को डिफरेंशिएट किया है। अब बात आती है कि मान लो कि करियर जो है वो बायर के एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है। यहाँ पे सेलर की एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा था, यहाँ पे बायर के एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है। जब बायर के एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है तो इट मीन्स कि बायर को गुड्स डिलीवर हो चुके हैं, गुड्स की पोजीशन है वो बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि बायर और उसका एजेंट दोनों बायर की डेफिनेशन में आते हैं।
उसके एजेंट को आपने अगर डिलीवरी दे दी है, पोजेशन दे दी है, इट मीन्स जो पोजेशन है वो बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है। जब पोजेशन बायर के पास है तो गुड्स ट्रांजिट में नहीं होते हैं, वो बायर की पोजेशन में है। ट्रांजिट में होते तो आप इस वाले राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। जब वो आपकी ट्रांजिट में है ही नहीं, बायर की पोजीशन में है, तो ये राइट आपको मिल ही नहीं सकता। अब बात आती है कि जो आपका करियर है वो इंडिपेंडेंट चार्ज में काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब ना तो सेलर की तरफ से काम कर रहा है ना बायर की तरफ से काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है। आपने उसको कहा गुड्स डिलीवर करने, वो बायर को डिलीवर कर देगा, बस उसका यही काम है। ठीक है, वो जॉब उसकी यही है, वो ना तो आपके लिए काम कर रहा है ना वो बायर के लिए काम कर रहा है। उस केस में जो सेलर है वो उसको ये वाला राइट मिल जाता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट सेलर को मिल जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट करियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात आ गई आपकी पूरी कि भाई राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कब कब किन कंडीशंस में लगाया जा सकता है, कैसे ये डिफरेंट होता है राइट ऑफ लियन से। डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियर है कि लियन में पोजेशन आपके पास ही होती है तो आप उसको रिगेन नहीं करते हैं। ठीक है, आप पोजेशन को रिटेन कर सकते हो लेकिन रिगेन नहीं कर सकते लियन में। लेकिन इस वाले राइट में स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में आप पोजेशन को रिगेन करते हो। ये दोनों में डिफरेंशिएट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंडीशंस हमने पढ़ ली, फिर हमने पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंट करियर का क्या मतलब होता है और ड्यूरेशन भी पढ़ ली। ये यहाँ पे आपकी पूरी राइट ऑफ गुड्स ऑफ ट्रांजिट कंप्लीट हो जाता है कि अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो सेलर को ये वाला राइट मिल जाता है। अब वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें जो सेलर है वो इस राइट को नहीं अडॉप्ट कर सकता है या फिर उसको ये वाला राइट नहीं मिलता है, वो हमारी सिचुएशंस हैं ये वाली। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सी सिचुएशंस हो जाती हैं। हेडिंग जो है वो है एंड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रांजिट, मतलब अगर ट्रांजिट ही एंड हो जाएगा तो आपको ये राइट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें ये माना जाता है कि आपके गुड्स जो है वो ट्रांजिट में नहीं है, वो ट्रांजिट अब आपका खत्म हो चुका है। तो पहली जो आपकी सिचुएशन होती है, पहली वो होती है जिसमें जो बायर है उसको डिलीवरी दे दी गई है और डेस्टिनेशन पे दे दी गई है। मान लो बी को गुड्स देने थे, मुंबई में देने थे, सेलर ने मुंबई में गुड्स भेज दिए और बी ने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी डिलीवरी ले ली। जब उसने डिलीवरी ले ली, उसको गुड्स मिल गए, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजिट है वो ख़त्म माना जाएगा। दूसरी जो सिचुएशन होती है वो ये होती है, यहाँ पे हम मुंबई की बात कर रहे थे, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने बात करी कि बी को आप मुंबई में गुड्स दे रहे हैं, लेकिन मान लो बी बोलता है कि मुझे अहमदाबाद में दे दो और आप बी को अहमदाबाद में गुड्स की डिलीवरी दे देते हो। इस केस में भी ये माना जाएगा कि आपके गुड्स हैं वो आप ट्रांजिट में नहीं है। जो डिलीवरी है गुड्स की, जो पोजेशन है वो किसको ट्रांसफ़र हो गई है, बायर को ट्रांसफ़र हो गई है। जब बायर को पोजेशन चली गई है तो आपको ये राइट ही नहीं मिलता है क्योंकि गुड्स आपके ट्रांजिट में नहीं रहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो बायर या एजेंट डिलीवरी प्लस बिफोर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से पहले ही अगर डिलीवरी हो जाती है तो भी वो ट्रांजिट है, वो एंड माना जाता है। ठीक है, थर्ड जो आपकी सिचुएशन होती है वो ये होती है कि डेस्टिनेशन थी मुंबई, वहाँ पे बायर ने खुद ने डिलीवरी नहीं ली, उसने अपना कोई एजेंट है वो अपॉइंट कर दिया है और आपने एजेंट को जो है वो गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। जैसे ही एजेंट को, आप बायर के एजेंट को गुड्स दे देते हो तो वो भी डिलीवरी बायर को ही मानी जाती है और बायर इसमें एक्नॉलेज कर देता है कि मेरे को डिलीवरी हो गई है। तो इस सिचुएशन में भी आपका ट्रांजिट है वो एंड माना जाता है। फोर्थ जो आपकी सिचुएशन है वो क्या होती है, ये होती है कि मान लो मुंबई गुड्स पहुंच गए, आपने बायर को बोला कि मुंबई में गुड्स पहुंच गए हैं, आप डिलीवरी ले लीजिए। ठीक है, अब बायर कहता है कि नहीं मुझे मुंबई नहीं, मुझे तो चेन्नई में गुड्स चाहिए। ठीक है,
और सेलर है वो मान जाता है, ठीक है। तो आपकी एक डेस्टिनेशन डिसाइड थी, फिर बायर आपको बोलता है कि नहीं मुझे ये डेस्टिनेशन नहीं, फर्दर किसी डेस्टिनेशन पे चाहिए, और जो है करियर या जो एजेंट है वो उस चीज़ को मतलब वहाँ पे डिलीवरी ले लेता है। तो उस केस में भी जब वो फर्दर डेस्टिनेशन पे उसका करियर या एजेंट जो भी है वो डिलीवरी ले लेगा, तो भी जो आपका ट्रांजिट है वो एंड माना जाएगा। या फिर जो नेक्स्ट आपकी सिचुएशन होती है वो ये होती है कि करियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, ठीक है। रेलवे कंपनी है वो मान लो वो ही रिफ्यूज कर देती है, वो मना कर देती है कि मैं तो गुड्स डिलीवर ही नहीं करूँगा, तो भी वो आपका ट्रांजिट है वो एंड माना जाता है। जो लास्ट आपकी सिचुएशन है वो उसमें ये होता है कि आपने पार्टली डिलीवरी कर दी है, रिमेनिंग है पार्ट डिलीवरी आपकी, बट आपका इंटेंशन ठीक है, आपका इंटेंशन ये है कि आप जो रिमेनिंग गुड्स हैं उनको भी डिलीवर कर दोगे। तो जैसे ही आपकी पार्ट डिलीवरी हो जाएगी और इंटेंशन आपका होल गुड्स को डिलीवर करने का है, तो रिमेनिंग गुड्स की डिलीवरी होने से पहले भी वो जो ट्रांजिट है वो एंड माना जाता है। तो ये आपकी 6 ऐसी सिचुएशंस होती हैं, 6 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आपका जो ट्रांजिट है वो एंड माना जाता है। यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रांजिट एंड होता है वैसे ही आपको ये वाला राइट नहीं मिलता है। अब जो नेक्स्ट आपका इसमें सिचुएशन होती है वो ये होती है कि मान लो कि जो बायर है उसने रीसेल कर दिया, सबसेल कर दिया या प्लेज कर दिया गुड्स का। अगर बायर गुड्स का सबसेल या प्लेज कर देता है तो भी सेलर के इस राइट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसको ये राइट वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? या तो सेलर खुद असेंट दे देता है बायर को कि आप गुड्स को प्लेज में दे दो, या फिर उनको किसी थर्ड पार्टी को मतलब सेल कर दो। अगर वो इस चीज़ के लिए असेंट दे देता है तो उसको ये वाला राइट नहीं मिलेगा, और अगर वो असेंट नहीं देता है तो उसको ये वाला राइट मिलता रहता है, ठीक है। या फिर दूसरी एक्सेप्शन होती है, दूसरी एक्सेप्शन ये होती है कि जो सेलर है उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हमने पढ़ा था कि क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप ट्रांसफर करते हो पोजेशन का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में पोजेशन का ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया है बायर का, तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि आप एक्सेप्शन में माना जाएगा कि आपको ये वाला राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्रांजिट में नहीं माना जाएगा, पोजेशन बायर को ऑलरेडी दे चुके हो। तो ये हमारा पूरा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइट ऑफ रिसेल पढ़ेंगे और उसके अलावा हम राइट ऑफ अनपेड सेलर पढ़ेंगे अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।